एक कदम शिक्षा की ओर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय योरसेल्फ पर। तो आज हमारी क्लास होगी भूकंप पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक प्रकृति आपदा है, तो चलिए जानते हैं भूकंप के बारे में छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, ताकि किसी भी एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। एक भूकंप से आप क्या समझते हैं? दो भूकंप के कितने प्रकार है? तीन भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चार भूकंप आने का क्या कारण है? और अंत में भूकंप और ज्वालामुखी में अंतर संबंध। तो पहला टॉपिक है भूकंप से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। उसे ही भूकंप कहते हैं। अब आगे, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीर को देख पा रहे हैं, अब इस तस्वीर को समझते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 70 किलोमीटर की गहराई तक में किसी भी जगह उत्पन्न भूकंप को छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप के नाम से जानते हैं। 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के गहराई तक के आने वाले भूकंप को मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप कहते हैं, और 300 किलोमीटर से अंत तक की गहराई में आने वाले भूकंप गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप कहलाता है। चलिए नोट कीजिए, सतह से लगभग 70 किलोमीटर तक की गहराई तक के भूकंप मूल से छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप आता है। वही 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के गहराई तक के भूकंप मूल से मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप आता है, और 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक गहराई तक के भूकंप मूल से गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप आता है। सतह से भूकंप मूल की गहराई में वृद्धि के साथ भूकंप की तीव्रता में कमी आती है। तो चलिए अब जानते हैं भूकंप के प्रकार को। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भूकंप की उत्पत्ति P, S और L तरंग के रूप में होती है। इसीलिए भूकंप मूल की गहराई के साथ तरंग की तीव्रता भी सतह पर होने वाली कंपन की तीव्रता को निर्धारित करती है। जैसा कि आप सब तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि P तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग के समान में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समांतर होते हैं। इसी कारण अत्यंत कम तीव्रता के साथ भूकंप आती है। लेकिन S तरंग के अनुप्रस्थ होने के कारण कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होती है, और इसकी P तरंग के अपेक्षा S तरंग के द्वारा होने वाली कंपन की तीव्रता अधिक होती है। जैसा कि आप सब तस्वीर में देख पा रहे होंगे, अतः सतह के समीप चलने वाले L तरंग के द्वारा अत्यधिक तीव्रता के साथ भूकंप आती है, इसीलिए इसे विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। आइए L तरंग को तस्वीर की मदद से समझते हैं। इतना ही नहीं, भूकंप मूल की गहराई और तरंग की तीव्रता के साथ चट्टानी संरचना और संगठन भी सतह पर होने वाले कंपन की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। जहां समानता अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना वाले वैसे क्षेत्र जहां भ्रंश तट का निर्माण होता है, वहां अधिक तीव्रता के साथ भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। नदी बेसिन के समीप जलोदक मिट्टी निर्मित क्षेत्र में अत्यधिक तीव्रता के साथ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। यद्यपि भूकंप की उत्पत्ति अंतर्जात बल के कारण से होती है, लेकिन जब कभी भी बाह्य कार्यों के प्रभाव से चट्टानी संरचना और संगठन में परिवर्तन के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब संस्थैतिक संचलन के कारण अंतर्जात बल के तीव्रता में वृद्धि से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान समय में जिस प्रकार मानव के लगातार जंगल की कटाई, प्रदूषण में वृद्धि द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थलीय स्वरूपीय विशेषताओं में परिवर्तन किए जा रहे हैं, उससे न केवल भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, बल्कि जनधन की व्यापक हानि भी हो रही है। यदि इसी प्रकार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता रहेगा, तो आने वाले समय में बाह्य कारकों के प्रभाव से भूकंप की उत्पत्ति होगी,
जिससे भूकंप को प्रकृति आपदा के जगह मानव जनित आपदा के रूप में परिभाषित करना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के वितरण मानचित्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश भूकंप के क्षेत्रों का संबंध प्लेट सीमांत से है। इसलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति की तार्किक व्याख्या की जा सकती है। अगर आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं है या कुछ डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीर को देख रहे हैं, चलिए अब इस समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र के सतह पर जब इस तरह का दरार देखने को मिले तो उससे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनावमुक्त के द्वारा होने वाली भ्रंशन की क्रिया से छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। वही भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में आने वाली कमी के कारण जब ध्रुवमंडल में मैग्मा की उत्पत्ति होती है तब मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के टक्कर के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब मोरदार पर्वत के क्षेत्र में भ्रंशन की क्रिया होती है तब छिछले उद्गम की भूकंप आते हैं, जहां महासागरीय प्लेट का मोड़ने के बाद क्षेपण होता है। वही पृथ्वी की आंतरिक परतों में भ्रंशन के कारण छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, जैसा कि आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं। वही अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट के क्रस्ट का आंशिक गलन होने पर मैग्मा की उत्पत्ति के कारण गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इस तस्वीर को पहले समझ लेते हैं, फिर लिख भी लेंगे। जब अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहां महासागरीय प्लेट का लगभग 45 डिग्री का एंगल या कोण पर मुड़ने के बाद क्षेपण होता है, वहां क्षेपित प्लेट के जिस क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बेनिऑफ जोन कहते हैं। बेनिऑफ जोन में छिछले, मध्यम और गहरे तीनों प्रकार के भूकंप आते हैं। महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागरीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर महासागरीय प्लेट का मुड़ने के बाद क्षेपण के कारण ही बेनिऑफ जोन बनते हैं। वहीं हिमालय पर्वत क्षेत्र में महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहां महाद्वीपीय प्लेट का कम घनत्व होने के कारण अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ है, वहां केवल छिछले और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। समांतर प्लेट सीमांत पर जहां प्लेटों का एक दूसरे के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में संचालन होता है, वहां घर्षण के कारण ऊर्जा का निष्कासन होने पर छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया का समय जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह तक आती है, तब ज्वालामुखी प्रक्रिया के संपन्न होने से पहले ही पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप की उत्पत्ति से अधिक संवेदनशील होते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में सर्वप्रथम H.F. रीड ने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के द्वारा भूकंप आने के कारण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार प्रत्येक चट्टानी संरचना के अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है, जिससे खिंचाव के बाद चट्टान के टूट जाने के कारण अपनी वास्तविक की स्थिति को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से कंपन होता है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ज्वालामुखी प्रक्रिया पर। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।